नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। अभी हम लोगों के यहाँ पे एपीओ के बैचेस चल रहे प्री प्लस मेन को लेके। तो आज की जो ये क्लास है वो 2 in 1 है, यानी ये क्लास जो है लाइव क्लास चल रही है हमारी, साथ ही ऑफलाइन क्लास में बच्चे भी बैठते हैं और उसी की आज रिकॉर्डिंग जो, क्योंकि लाइव क्लासेस में हमारी रिकॉर्ड होती रहता है, उसी का रिकॉर्डिंग आज यूट्यूब पर भी आपको मिलेगा। तो कैसे प्री और मेन की तैयारी करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो इंडियन एविडेंस एक्ट चल रहा है हमारा भी कोर्स में। तो ये इंडियन एविडेंस एक्ट से हम करेंगे सेक्शन नंबर 17 से लेकर 31 तक। जब हम बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट की तो हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 2, वो कहता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। जब हम रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 5 to 55, तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला होता है हमारा 5 से लेकर 16, जिसको हम पढ़ देते हैं जनरल। फिर 17 से लेकर 23 एंड 31 ये हमारा होता है एडमिशन। और 24 से लेकर जो 30 होता है हमारा वो होता है हमारा कन्फेशन। फिर 32 से 33 होता है उस पर्सन के एविडेंस जो कि मिल नहीं सकते। फिर 34 से हमारा 38 होता है सर्कमस्टेंसेस से रिलेटेड, परिस्थितियों से रिलेटेड। फिर 39 होता है कितना प्रूफ किया जा सकता है। फिर 40 से लेकर 44 होता है प्रीवियस जजमेंट। फिर 45 से लेकर 51 होता है एक्सपर्ट। और देन 52 से लेकर 55 तक होता है हमारा कैरेक्टर ढीला है। तो ऐसे हम कुछ टुकड़ों में बांट देते हैं ताकि याद करना इजी रहता है। तो इसी कड़ी में अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज हमारा, तो वो स्टार्ट हो रहा है हमारे पास एडमिशन एंड कन्फेशन। एडमिशन की बात करते हैं तो सेक्शन नंबर हमारे पास आता है 17 से लेकर 23 एंड 31। तो आइए चलते हैं एडमिशन की तरफ। सेक्शन नंबर 17 निकालेंगे सभी जन। 17 एडमिशन डिफाइन क्या कहता है। एडमिशन ऑरल भी हो सकता है, एडमिशन डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है। और जब से आईटी एक्ट आया है तब से हमारा एडमिशन इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है। तो ना लेंगे एडमिशन हमारा ऑरल, डॉक्यूमेंट्री, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हो सकता है। और ये किससे रिलेटेड होगा, ये किसी फैक्ट एंड इशू या रेलेवेंट फैक्ट को, अनुमान को इंगित करता है और ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है। तो जो आपके देखो यहाँ पूरा कानून चलता है फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट से। तो ये कहता है कि आपका जो फैक्ट एंड इशू है जो रेलेवेंट कोर्ट के सामने पेश किया गया है उसके बारे में इंगित अनुमान करता है। इंग्लिश में आपके वर्ड यूज किए जाते हैं इन्फीरियंस एज टू द फैक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट। तो यहाँ पे सारे सजेस्ट किस होते हैं। तो आप कोर्ट के सामने जो आपका मैटर चल रहा है उसके फैक्ट एंड इशू रेलेवेंट फैक्ट को लेकर आप एडमिशन करते हैं। एडमिशन आपका ओरल हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है। अब कौन करता है और किन मैटर्स में करता है। तो ये एडमिशन आपका सिविल मैटर में भी हो सकता है और क्रिमिनल मैटर में भी हो सकता है। तो लिखो एडमिशन सिविल मैटर में भी हो सकता है और एडमिशन क्रिमिनल मैटर में भी हो सकता है। और ये एडमिशन इन्होंने देखो एक वर्ड लिखा है कि अंडर द सर्कमस्टेंसेस हियर आफ्टर मेंशन्ड, क्या कहते हैं हिंदी वाले, ऐसी परिस्थिति में क्या गया जो यथाश्विन पश्चात वर्णित है। तो वो कौन सी परिस्थितियां हैं। तो सेक्शन 17 ने तो अपने आप को डिफाइन कर दिया, ठीक है। और ये कहता है सेक्शन 18, सेक्शन 19 और सेक्शन 20 ये वो लोग हैं जो एडमिशन करते हैं। अब हम जब 18 पढ़ेंगे तो वहाँ हमारे 4 पॉइंट बनेंगे 18 के अंदर जो हमारे लिए एडमिशन करेंगे, ठीक है। फिर 19 को हम 5वां पॉइंट बना देंगे और 20 को हम 6 पॉइंट बना देंगे। तो एग्जाम में लिखने के लिए मेन एग्जाम में क्या होगा, पहले एडमिशन डिफाइन किया, देन हमने लिखा कौन करेंगे। बट उससे पहले एडमिशन के टाइप्स कितने होंगे जो कि आपके बैरक में नहीं होते। तो लिखो टाइप ऑफ एडमिशन। देखो एडमिशन 3 टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ एडमिशन लिखो, एडमिशन 3 टाइप के होते हैं। पहला लिखो फॉर्मल यानी जुडिशियल एडमिशन, पहला फॉर्मल यानी जुडिशियल एडमिशन। दूसरा लिखेंगे इनफॉर्मल यानी एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन। और तीसरा लिखेंगे एडमिशन बाय कंडक्ट, एडमिशन बाय कंडक्ट। हिंदी वाले पहला औपचारिक यानी न्यायिक स्वीकृति, औपचारिक या न्यायिक स्वीकृति जो जज के सामने की जाती है। दूसरा अनौपचारिक या गैर न्यायिक स्वीकृति, जैसे आपने मेरे सामने कर दी, मैंने आपके सामने कर दी, कोर्ट के अदर है, जिसको बोलते हैं अनौपचारिक या गैर न्यायिक। और तीसरा आचरण के द्वारा। इस आचरण के द्वारा स्वीकृति से क्या समझते हो। इस आचरण के द्वारा भी एडमिशन होता है, कैसे सुनिए। एक केस आता है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस कानूड़ी देवी या कानूड़ी देवी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। कई स्टेट ऑफ राजस्थान से कानूड़ी देवी लिखा होता है, कई बार कानूड़ी देवी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान लिखा होता है। उसको बोलते हैं आंख के आंसुओं का केस, ठीक है। उस केस में क्या हुआ था कि उस औरत के हस्बैंड का मर्डर हो गया था।
मर्डर हुआ, सबने उस फिर बॉडी आई, उसको जलाया किया, फिर जो भी डेथ सेरेमनीज होती है वो सारी कंप्लीट हुई, ऐसे करके 12 डेज निकल गए और 13वें डेज वो महिला अपने काम पे लगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो रोई तक नहीं। लोगों ने कहा ये ऐसे कैसे हो सकता है, किसी का हस्बैंड चला जाए, किसी को इफेक्ट ना पड़े, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो वो नहीं रोई, नहीं रोना भी, यानी उसकी बॉडीली जो फीलिंग है उससे पता चला कि ये क्या है, एडमिशन बाय कंडक्ट। शायद उसी ने ही अपने पति को मारा होगा, तो इसको बोलते हैं एडमिशन बाय कंडक्ट। या फिर हम पढ़ते हैं कहाँ पर, सेक्शन ऑर्डर नंबर सीपीसी ऑर्डर नंबर 12, ठीक है, वहाँ पे हम एडमिशन पढ़ते हैं। तो आज हाँ सॉरी, इसके साथ लिखो 17 के साथ एडमिशन सीपीसी ऑर्डर नंबर 12 रूल नंबर 6। इस एडमिशन के बिहाफ पर आपको जजमेंट दे सकते हैं। हाँ, अब मैं बताई थी एडमिशन के आदाब और कब हो सकता है। हम जब ऑर्डर नंबर 8 पढ़ते हैं सीपीसी में, और जब हम किसी चीज़ को स्पेसिफिकली डिनाई नहीं करते हैं, इट्स मीन ये डीम्ड किया जाता है कि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज़ योर क्या बोलते हैं, एडमिशन बाय कंडक्ट। ये ध्यान रखना है। तो इसके लिए सीपीसी ऑर्डर नंबर 8 आपको पता होना चाहिए और सीपीसी ऑर्डर नंबर 12, और इस एडमिशन के बिहाफ पर जजमेंट दे सकते हैं। ये बात करता है सीपीसी ऑर्डर नंबर 12 रूल नंबर 6, ठीक है। तो आपके एडमिशन कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के हो गए। अब आता है आपके पास एडमिशन किसके द्वारा किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन एडमिशन कर सकता है। सभी जने सेक्शन में 18 निकालो। अब जब एडमिशन देखो 18 दिख रहा है एडमिशन, इसमें सबसे पहले लिखा बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट, दिखा कार्रवाई के पक्ष उनके भी करते, इसको नंबर 1 बना दो, बना दिया। फिर सेकंड देखो बाय सूट इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, प्रतिनिधि रूप से बात करता, तो इसको नंबर 2 बना दो, बना दिया। फिर देखो नीचे देखो पार्टी इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर, वो पर्सन भी कर सकता है जो आपके सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्टेड है, वो भी एडमिशन कर सकते हैं, इसको नंबर 3 बना दो, बना दिया। नंबर 4 पर्सन फ्रॉम होम इंटरेस्टेड डिराइव्ड, उस व्यक्ति द्वारा जिससे हित उत्पन्न होता है, उसको भी बना दो, नंबर 4 बन गया। फिर सेक्शन 19 आया, उन पर्सन के द्वारा स्वीकृत है जिनकी स्थिति या दायित्व, हिंदी वाले काम करो, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृत है जिनकी स्थिति ना, इसके साथ एक वर्ड ऐड करो, या दायित्व, दायित्व वाद के पक्ष के विरुद्ध साबित की जानी है। इंग्लिश वाले एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन, इसमें एक वर्ड ऐड करो, एंड लाइबिलिटी, हुज पोजीशन एंड लाइबिलिटी, अंदर दिया हुआ एंड लाइबिलिटी, इसको बाहर निकाल दो, एंड लाइबिलिटी मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, पॉइंट नंबर 5। और नंबर 6 आता है आपका सेक्शन नंबर 20, क्या कहता है, एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर टू बाय पार्टी टू सूट, वाद के पक्ष का द्वारा विभक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा स्वीकृत दिया, ठीक है, ओके। तो सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 कहता है कि पार्टी खुद कर सकती है, पार्टी के भी आपको उसका एजेंट कर सकता है। नंबर 2 देखेंगे रिप्रेजेंटेटिव रूप से वादकर्ता द्वारा बाय सूट इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, जब कभी आप रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर पे सूट लेकर आते हैं, जैसे कि सीपीसी ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर 8, ऑब्लिक करके लिखो, सीपीसी ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर 8 रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, या सेक्शन 91 सीपीसी पब्लिक न्यूसेंस, उसके लिए आप रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में आते हैं, या सेक्शन 92 सीपीसी, वो भी रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में आता है। तो जब रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में आता है तो उसमें से कोई भी जो एडमिशन कर सकता है। फिर नंबर 3 कहता है कि सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्टेड है, यदि मान लीजिए ये इस घर में आपका भी अधिकार है कि सूट इंस्टीट्यूट हुआ, तो आप भी आके एडमिशन कर सकते हैं। और नंबर 4 कहता है कि मेरी बात, मेरा राइट जिसको डिराइव होता है, तो वो भी आ सकता है। क्या कहते हैं, पर्सन फ्रॉम होम इंटरेस्टेड डिराइव्ड, क्योंकि मेरे पास धनुष के पास जाएगा या शरद के पास जाएगा मेरे बिहार पर, तो जिन जिन के पास मेरा राइट जाएगा वो भी एडमिशन कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं राइट वहाँ पे इफेक्ट डालते हैं। फिर 19 क्या कहता है, देखिए 19 कहता है कि वे स्टेटमेंट जो पर्सन के द्वारा किया जाता है जिनकी अगेंस्ट उनकी लाइबिलिटी को प्रूफ करना, अंडरलाइन कीजिए, जिनकी स्थिति और लाइबिलिटी को प्रूफ करना आवश्यक है। अब क्या बात सुनो इसकी कहानी, तभी आपको समझ में आएगा। इसको बोलते हैं एडमिशन बाय थर्ड पर्सन, लिखो इसको बोलते हैं एडमिशन बाय थर्ड पर्सन। 19 को क्या बोलोगे, पर व्यक्ति के द्वारा कथन। अब सुनिएगा, देखिए मेरे यहाँ पे एक बिजनेस चलता है, मैं यहाँ पे किताबें बेचने का काम करती हूँ, और किताबें जो है बाय कोरियर चली जाती है, पर उसका कलेक्शन करने के लिए एक मेरे पास विनय करके मेरा एजेंट है, वो लेकर आता है। ऐसे करते करते 6 महीने निकल गए, सारे मेरे ट्रांजेक्शन वालों को पता है, मेरे साथ जो कॉन्टैक्ट करते हैं विनय यहाँ से कलेक्शन करके ले जाता है। 6 महीने बाद मैंने विनय को अपनी नौकरी से हटा दिया। इट्स माई ड्यूटी कि मैं इसके बारे में सबको इन्फॉर्मेशन दूँ कि भाई विनय नामक लड़का जो है अब मेरे यहाँ काम नहीं करता, इसके साथ ट्रांजेक्शन ना करे, बट मैंने किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ठीक है। 7वें महीने विनय आपके पास आया होगा, पैसे लेके चला गया होगा। फिर एक दिन साल भर निकल गया, मैं बैठे बैठे एंट्रीज देख रही थी, तो एंट्री देखी तो मैंने निशा को फ़ोन किया कि निशा मैडम आपका अमाउंट बाकी है। तो निशा मैडम बोली नहीं सर मैडम हमारा कोई अमाउंट बाकी नहीं है, मैंने तो 5 महीने पहले ही विनय को जो है आपके अमाउंट दे दिया था। तो मैंने कहा विनय तो हमारे यहाँ काम करते ही नहीं है। तो निशा कहती है उसमें तो मेरी क्या गलती है, मुझे आपने इन्फॉर्म नहीं किया, बट मेरा पेमेंट तो हो गया। तो अब किसको बुला के लाएंगे, विनय को। विनय आके बोलेगा यस
निशा मैडम ने पैसे दे दिया, तो एडमिशन किसने किया, थर्ड पर्सन है। तो जैसे ही विनय कहता है कि यस निशा मैडम ने पेमेंट दे दिया, तो निशा मैडम की लाइबिलिटी खत्म, क्योंकि एडमिशन वैलिड हो गया थर्ड पर्सन के द्वारा। अब मैं निशा के अगेंस्ट केस ना करके किसके अगेंस्ट केस करूंगी, विनय के अगेंस्ट में रिकवरी के लिए। तो 19 कहता है कि एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन इन लाइबिलिटी मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट। उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृत जिनकी स्थिति दायित्ववाद के पक्षों की साबित की जानी है, तो उनके एडमिशन रेलिवेंट होता है उस मैटर में। तो निशा हमारी पार्टी नहीं होगी और पार्टी वो बंदा हो जाएगा, ठीक है। देन आता है आपके पास 20 क्या कहता है, कहता है एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर टू बाय पार्टी टू सूट, वाद के पक्ष तो अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्ति स्वीकृत। अब मैंने किसी और को कहा कि देख लो, इसको बोलता है रेफरी का सिद्धांत। जैसे आप मेरे यहाँ पे आते हो घोड़ा खरीदने के लिए, आपने मुझे पूछा मैडम घोड़ा कैसा है, तो मैंने कहा तुम संगीता से पूछ लो। तो संगीता ने कहा घोड़ा एक नंबर का अच्छा है, शानदार है, अच्छी इसकी ब्रीड है, आप ले लीजिए, आपको फायदा होगा। तो संगीता ने बहुत सारी तारीफ की उस घोड़े की। आप घोड़ा लेके घर चले गए, घर गए, घोड़े में आके बीमारी, आप वापस मेरे पास आते हो, तो मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, बोला जो संगीता ने बोला। तो वापस आए, मैडम घोड़ा तो खराब है। तो मैंने कहा कि तो आपको देख के ले जाना, बोला नहीं मैडम, संगीता जी ने कहा, और संगीता जी ने आपके कहने पे किया, आपने उसको रेफर किया। तो संगीता ने जो कुछ कहा वो मेरे बिहाफ पे किया, वो एडमिशन मेरा एडमिशन ही माना जाएगा। इसको बोलते हैं रेफरी। तो लिखो सेक्शन 20 को बोलते हैं रेफरी का सिद्धांत। लिखो सेक्शन 20 को बोलते हैं रेफरी का सिद्धांत। तो रेफरी के द्वारा किया गया एडमिशन भी मेरे द्वारा किया गया एडमिशन माना जाएगा। तो कौन कौन कर सकता है, तो पहला कह दिया पार्टीज कर सकती है, उनका एजेंट कर सकती है। सेकंड कहता है रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में कर सकते हैं। तीसरा कहता है सब्जेक्ट मैटर। चौथा कहता है जिसको राइट डिराइव होता है। पांचवा कहता है थर्ड पर्सन, और छठा कहता है रेफरी का सिद्धांत। तो ये 6 लोग जो है आपके बिहार पर एडमिशन कर सकते हैं। तो 17 कहता है एडमिशन किसे कहते हैं, 18 कहता है एडमिशन कौन कौन कर सकता है, ठीक है। 18, 19, 20। नाउ 21 कहता है, 21 में जाने से पहले अब हमें केस लिखेंगे। सेक्शन 20 पर एक केस लिखेंगे, हीराचंद्र कोठारी वर्सेस राजस्थान। हीरा चंद्र कोठारी वर्सेस राजस्थान 1985। इस केस में कहा रेफरी के द्वारा किया गया एडमिशन, रेफरी के द्वारा किया गया एडमिशन पार्टी के द्वारा किया गया एडमिशन माना जाएगा। रेफरी के द्वारा किया गया एडमिशन पार्टी के द्वारा किया गया माना जाएगा। अगला केस लिखो, रघुनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1973। रघुनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, रघुनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1973। सवाल आया बेटा कि क्या आपके बिहाफ पर आपका एडवोकेट एडमिशन करता है तो क्या आप उससे बाउंड होंगे? आपका एडवोकेट आपके बिहाफ पर एडमिशन करता है, बाउंड होंगे उससे? बोलो यस। तो लिखो अक्यूज्ड अपने एडवोकेट के द्वारा की गई एडमिशन के लिए बाउंड होगा। अक्यूज्ड अपने एडवोकेट या काउंसिल, लिख दो उसको, काउंसिल भी बोलते हैं। अक्यूज्ड अपने एडवोकेट या काउंसिल के द्वारा किए गए एडमिशन के लिए बाउंड होगा। हिंदी वाले अभियुक्त अपने वकील के द्वारा किए गए स्वीकृति के लिए बाउंड होगा। ठीक है। अब आया अगला क्वेश्चन। जैसे एक तो ये क्वेश्चन बना एडमिशन किसे कहते हैं, कौन कर सकते हैं, किसके अगेंस्ट कर सकते हैं, तो आपने सारा लिख दिया और देन आपने केस लॉ लिख दिया। अब अगला क्वेश्चन इंडिविजुअल बनता है सेक्शन 21 से। सेक्शन 21 कहता है एडमिशन कौन करेगा, हो गया। तो आया सेक्शन 21 एडमिशन किसके अगेंस्ट, लिखो लिखो जो मैं बोल रही हूँ, सेक्शन 21 को लिखो। एडमिशन किसके अगेंस्ट प्रूव किया जाएगा, एडमिशन कौन प्रूव करेगा, एडमिशन किसके अगेंस्ट प्रूव किया जाएगा, एडमिशन कौन प्रूव करेगा। तो आंसर आया एडमिशन जो करेगा उसी के अगेंस्ट प्रूव किया जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, मैंने कहा एडमिशन किसके अगेंस्ट प्रूव होगा, तो आंसर आएगा जो एडमिशन करेगा उसी के अगेंस्ट प्रूव किया जाएगा। अब सवाल ये आया बेटा वो एडमिशन प्रूव करेगा कौन, तो लिखो एडमिशन कौन प्रूव करेगा, डैश करके लिखो एडवर्स पार्टी के द्वारा प्रूफ किया जाएगा। आपके द्वारा किया गया एडमिशन एडवर्स पार्टी के द्वारा
किया जाएगा, आपके द्वारा किया गया एडमिशन एडवर्स पार्टी के द्वारा प्रूफ किया जाएगा। कैसे किया जाएगा आओ बताती हूँ। निकालो इलस्ट्रेशन नंबर ए और बी के बीच प्रश्न है कि अमुक विलेय कूटरचित है या नहीं। तेरे मेरे बीच में एक आया कि रीड जो है ये फॉर्जरी में है या नहीं है। ए प्रतिज्ञात करते ये ओरिजिनल है, बी प्रतिज्ञात करते कूटरचित। मैं कहती हूँ ओरिजिनल है, आप कहते हो ये कूटरचित है। बी का कोई कथन विलेय असली है ए साबित करेगा और ए का कोई कथन विलेय नकली है बी साबित करेगा। तेरी बात मैं प्रूफ करूंगी, मेरी बात तो प्रूफ करेगी, सिंपल सी बात है, राइट। तो जनरल रूल कहता है कि एडमिशन जो करेगा उसी के अगेंस्ट प्रूफ होगा। नंबर 2, एडमिशन एडवर्स पार्टी के द्वारा आपके अगेंस्ट प्रूफ किया जाएगा, बट 3 सिचुएशन में जो बंदा एडवर्स एडमिशन करेगा वही प्रूफ कर लेगा। कब करेगा देखो, नंबर 1 जब वो मर गया होता, यानी सेक्शन 32, जो कुछ उसने कहा उसके बाद वो मर जाता है, मिल नहीं सकता है, पागल हो जाता है, तो जो कुछ उसने कहा वो अपने आप ही प्रूव हो जाएगा, किसी और को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं मरने वाला व्यक्ति कभी गलत नहीं बोलता। नंबर 2, मन और शरीर की दशा, लिखो माइंड एंड बॉडीली फीलिंग, सेक्शन 14। अभी भी बताया मैंने, कानूड़ी देवी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जब वो रोई नहीं थी तो खुद ही प्रूफ हो गया, किसी और को प्रूफ करना पड़ा नहीं करना पड़ा। तो लिखो सब सेक्शन 2 क्लोज 2 के साथ लिखो कानूड़ी देवी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, और आपको हमेशा याद रहेगा कि वो रोई नहीं थी, उसी से पकड़ी गई थी, तो किसी और को प्रूफ करने की जरूरत पड़ी नहीं। और नंबर 3 कहता है कि वो एडमिशन है ही नहीं, वो कुछ और स्टेटमेंट है। देखो जब वो एडमिशन नहीं, वो कोई जनरल स्टेटमेंट है। अब जनरली कोई भी बात कहते हो आपको खुद ही प्रूव हो जाती है, किसी और को करने की आवश्यकता ही नहीं होती है ना। मैं वहाँ नहीं था, मैं वहाँ था, जो भी आप कह रहे हो वो तो जनरल। तो लिखो नंबर 3 में जो एडमिशन नहीं है, कोई स्टेटमेंट है, तो अपने आप ही प्रूफ हो जाता है। तो सेक्शन 20 में समझ में आया किसके अगेंस्ट प्रूव होगी, जो करेगा। कौन प्रूव करेगा, एडवर्स पार्टी, बट इन 3 कंडीशन। सेक्शन 32 कह के मर गया होता। देन नंबर 2 आता है आपके पास जो माइंड और बॉडी से रिलेटेड होता है, और तीसरा तो वो एडमिशन है ही नहीं, वो स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट आदमी खुद ही प्रूव करता है। कैसे पता चला, सीआरपीसी सेक्शन 161 स्टेटमेंट है, सीआरपीसी सेक्शन 164 स्टेटमेंट है, वो खुद ही प्रूव होता, किसी और को थोड़ी बुलाते हैं उसके स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, राइट। यस, देन आता है आपके पास इलस्ट्रेशन। तो पहला इलस्ट्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा इलस्ट्रेशन पढ़ना है इसमें, और डी और ई पढ़ना है। डी और ई वेरी इंटरेस्टिंग है। देखो इलस्ट्रेशन डी क्या कहता है, ए स्टोलन चुराए हुए माल को जानते हुए चुराया हुआ है प्राप्त करने का अक्यूज्ड है, यानी ए पर एलिगेशन लगा कि उसके पास स्टोलन प्रॉपर्टी है और उसको ये बात पता थी कि वो स्टोलन प्रॉपर्टी है। तो ए कहते हैं साबित करने का प्रस्तावना करता है कि उसने उसके मूल्य से कम बेचने से इनकार किया। वो बताता है कि सर ये स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि यदि स्टोलन प्रॉपर्टी होता तो मैं सस्ते में बेचता ना, लेकिन मैंने तो सस्ते में नहीं बेचा क्योंकि मेरे पास तो स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं है, आपको कोई गलत खबर मिली होगी। तो यद्यपि स्वीकृत हैं, तथापि ए इन कथनों को साबित कर सकेगा क्योंकि विवादक तथ्यों से प्रभावित उसके आचरण को स्पष्ट करता है, और जब कोई चीज पर्सन के कंडक्ट पर होता है तो खुद ही प्रूफ करता है। सेक्शन नंबर 14 आया कंडक्ट। तो क्या कहा कि सर माना आपने कहा, देखो आप खुद ही समझदार हो बेटा, कि जब चोरी का सामान होगा मेरे हाथ में होगा तो डर नहीं लगेगा मुझे, लेकिन मैं तो खुद मैं ना मस्त होकर बेच रही हूँ, क्यों मुझे पता ना मेरा सामान ना तो 2 नंबर का ना मेरा सामान चोरी का है, तो मैं क्यों डरूंगी। तो इसको मैं खुद ही प्रूफ कर सकती हूँ क्योंकि मेरे कंडक्ट पर डिपेंड है। सेम टू सेम इलस्ट्रेशन नेक्स्ट देखो, एक कोई डाउट है कि उसके पास कूटगत सिक्का है जिसका कूटगत होना वो जानता था, कपट पर रखने का युक्त, तो ए पर एलिगेशन लगा कि तेरे पास जो है काउंटरफिट कॉइन है और तुझे पता था तेरे पास काउंटरफिट कॉइन है। अब देखो ए क्या कहता है, वही साबित करने का प्रपोजल करता है कि उसके एक कुशल व्यक्ति से उस सिक्के की परीक्षा करने को कहा था। उसने कहा साहब मुझे भी डाउट हुआ तो मैं एक एक्सपर्ट के पास गया और मैंने एक्सपर्ट से जांच भी कराया, और एक्सपर्ट ने मुझसे कहा वो ओरिजिनल है। तो वो ओरिजिनल है सर, तो मैंने ओरिजिनल समझ के दिया, मैंने नकली समझ के दिया ही नहीं था, क्योंकि उसे शंका थी और वो कूटगत था या नहीं। उस पर्सन को उसके एग्जामिनेशन करने के लिए उसने कहा वह ओरिजिनल है। अंतिम पूर्वोत्तर दृष्टांत में कथित कारणों से इन सब तथ्यों को खुद ही साबित कर सकता है। वो क्या करता, खुद ही साबित कर सकता अपना कंडक्ट के साथ। सब्सिक्वेंटली मैं गया था, मुझे भी डाउट हुआ था। तो देखो इलस्ट्रेशन डी और ई में खुद ही प्रूफ कर रहा है, जबकि इलस्ट्रेशन ए में क्या हुआ, जो मैं बोल रही हूँ वो सामने वाला पार्टी कर रहा है, जो सामने वाला पार्टी बोल रहा है वो मैं कर रहा हूँ। तो एडमिशन जनरली जो करता है उसी के अगेंस्ट प्रूव की जाती है। ऑर्डर नंबर 12 रूल नंबर 6 CPC कौन करेगा, एडवर्स पार्टी करता है, बट 3 कंडीशन में खुद ही करता है। ओके, केस का नाम लिखो, जुगल किशोर वर्सेस स्टेट 1975, जुगल किशोर वर्सेस स्टेट 1975। जुगल किशोर से स्टेट 1975 के केस में कहा गया है कि
एडमिशन ऑलवेज एडवर्स पार्टी के द्वारा ही प्रूफ होती है, न कि करने वाले पर्सन के द्वारा। एडमिशन ऑलवेज एडवर्स पार्टी के द्वारा ही प्रूफ होती है, ना कि उसके करने वाले व्यक्ति के द्वारा, अदर देन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन सभी जगह होते हैं। आगे केस लिखो, भारत सिंह वर्सेस श्रीमती भागीरथी। भारत सिंह वर्सेस श्रीमती भागीरथी 1966। भारत सिंह वर्सेस श्रीमती भागीरथी 1966। इस केस में कहा कि एडमिशन सब्सटेंशियल एविडेंस माना जाता है। पीस ऑफ, देखो एविडेंस सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस माना जाता है। हिंदी वाले स्वीकृति सारभूत साक्ष्य मानी जाती हैं। स्वीकृति सारभूत साक्ष्य मानी जाती हैं। सेक्शन 22, व्हेन ऑरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रेलेवेंट, दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत है। क्या कहा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का तो ऑरल दे ही नहीं सकता एविडेंस, सेक्शन 91 92 ने मना कर रखा है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में ऑरल एडमिशन दो कंडीशन में कर सकते हैं। नंबर 1 अंडरलाइन कीजिए, जहाँ उसका सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है, और नंबर 2 अंडरलाइन कीजिए, जहाँ उसके जेन्युइननेस को लेकर कोई ऑब्जेक्शन है। तो क्या कहा, पहला कि जहाँ उसके सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है वहाँ कर सकते हैं, और जहाँ उसके जेन्युइननेस को लेकर कोई भी क्वेश्चन है तो वहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, तो सेक्शन 22 इंडियन एविडेंस एक्ट का एक्सेप्शन है। कैसे, एक तरफ इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि हमेशा बेस्ट एविडेंस प्रोड्यूस किए जाएंगे, हमेशा बेस्ट एविडेंस प्रोड्यूस किए जाएंगे, और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को ऑरल में प्रूफ कर रहे हो, तो आपकी इंडियन एविडेंस एक्ट का एक्सेप्शन है। ठीक है, देन आता आपके पास सेक्शन नंबर 22A, तो जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट आएगा वहाँ वहाँ इलेक्ट्रॉनिक भी आएगी। व्हेन ऑरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आर रेलेवेंट, कब इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु से संबंधित मौखिक स्वीकृति सुसंगत है। लिखो, जब उसके जेन्युइननेस क्वेश्चन में है, जब उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उसके असली होने के बारे में संदेह है, तब उसका ऑरल एडमिशन किया जा सकता है। अब सवाल आया सेक्शन 23 से, फिर से प्री का सवाल, और सेक्शन 23 सिर्फ सिविल मैटर पे अप्लाई होगा, क्रिमिनल मैटर पे नहीं। कई बार 4 ऑप्शन दे देते हैं, इनमें से कौन कौन से सेक्शन है जो सिर्फ सिविल पे अप्लाई होते हैं, या इनमें से कौन कौन से सेक्शन है जो सिर्फ क्रिमिनल पे अप्लाई होते हैं, और इनमें से कौन से प्रोविजन है जो सिविल और क्रिमिनल दोनों पे अप्लाई होते हैं। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि बेटा इंडियन एविडेंस एक्ट है ना, वो CRPC में भी यूज होती है, CPC में भी यूज होती है। ठीक है, हाँ जी। तो सेक्शन 23 कहते हैं सिविल मैटर में कब आपके एडमिशन को एडमिशेबल नहीं करेंगे। क्या कहा, एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलेवेंट, सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं। तो इन्होंने कहा सिविल मामलों में स्वीकृतियां सुसंगत नहीं होती हैं। इन सिविल केसेस नो एडमिशन इज रेलेवेंट, इट इज मेड आइदर अपॉन, अंडरलाइन कीजिए, नंबर 1 कब नहीं होती है, नंबर 1 एन एक्सप्रेस कंडीशन द एविडेंस ऑफ इट इज नॉट टू बी गिवन। इस कंडीशन पे दी जाती है कि सर मैं जो एडमिशन कर रही हूँ प्लीज आप एविडेंस में यूज मत करना। और नंबर 2 अंडर सर्कमस्टेंसेस फ्रॉम विच द court can infer that the parties agreed together ahead that evidence of the should not be given, और कोर्ट को लगता है कि ये एविडेंस ऐसे, ये एडमिशन ऐसे सर्कमस्टेंसेस में क्या कहें जब पार्टी ने ये आपस में स्वीकार कर लिया कि इस बात को एडमिशेबल नहीं किया जाएगा। देखो बेटा, जब भी फैमिली मुद्दे होते हैं, जैसे कि हमारे हिंदू लॉ में जब भी डाइवोर्स का केस होता है, मेंटेनेंस का होता है, तो दोनों पार्टीज को बैठ के हम क्या करते हैं, समझाइश करवाते हैं। तो समझाइश करते तो वो लड़की कहेगी भाई ऐसा ऐसा हुआ, सच बात बताएगी, तो वो एडमिशन कर रही है। तो उन्होंने कहा इस एडमिशन को कहीं पर भी यूज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो लड़की दोबारा अपना घर बसाना चाहती है, तो उसको कहीं भी यूज़ नहीं किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन कहते हैं इस धारा की कोई भी बात सेक्शन 126 पे अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि सेक्शन 126 इज वो हमारा प्रिविलेजेस है। और कौन सा प्रिविलेजेस है, वो हमारा कम्युनिकेशन प्रिविलेजेस हैं, जो कि एडवोकेट उसके क्लाइंट के बीच का होता है, उस पर धारा अप्लाई नहीं होगी। यही आपका प्री का क्वेश्चन है। हाँ जी विनय, पढ़ो बेटा सेक्शन नंबर 23। धारा 23, सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत होती है। सिविल मामलों में कोई भी स्वीकृति सुसंगत नहीं है यदि वह या तो इस अभिव्यक्त शर्त पर की गई हो
कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा या ऐसी परिस्थितियों के अधीन दी गई हो जिनसे न्यायालय यह अनुमान कर सके कि पक्षकार इस बात पर परस्पर सहमत हो गए थे कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाना चाहिए। स्पष्टीकरण, इस धारा की कोई भी बात किसी बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी या वकील को किसी ऐसी बात पर साक्ष्य देने से छूट देने वाली नहीं मानी जाएगी जिसका साक्ष्य देने के लिए धारा 126 के अधीन उसे विवश किया जा सकता है। तो क्या कहा, ये सेक्शन 26 की बात करते हैं। सेक्शन की कोई बात ऐसे बैरिस्टर, प्लीडर को, अटॉर्नी या वकील को किसी ऐसे साक्ष्य को देने से छूट देना नहीं समझेगी जहाँ पे 126 में हम आपको कंपेल कर सकते हैं। कहाँ कंपेल करते हैं पता आपको? जो पूछता है वकील साहब, मैं आपके शहर में 5 डायमंड हाईवे मैं उनको चोरी करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बचा लेंगे क्या? तो उसके बारे में एविडेंस देने के लिए बाउंड किया जा सकता है। केस का नाम लिखो, HC नारायण वर्सेस HC नारायण वर्सेस MP 1952। इस केस में कहा कि एन एडमिशन मस्ट बी यूज आइदर एज ए होल और नॉट एट ऑल, या तो एडमिशन पूरा कंप्लीट एक्सेप्ट होगा या फिर बिल्कुल नहीं, जबकि कन्फेशन पार्टली होता है। देखो इस केस में कहा स्वीकृति जो की या तो पूरी स्वीकार की जाएगी और या फिर बिल्कुल नहीं, जबकि हम कन्फेशन पढ़ेंगे बेटा। कन्फेशन जो काम की चीज़ें उसको ले लो, बाकी को छोड़ दो, तो कन्फेशन पार्टली यूज़ की जा सकती है, जबकि एडमिशन पार्टली यूज़ नहीं होगा। एडमिशन तो तुम या तो पूरी स्वीकार करेंगे या फिर पूरी कैंसिल करेंगे। तो देखो इस केस में कहा स्वीकृति या तो पूरी स्वीकार की जाएगी या फिर पूरी छोड़ दी जाएगी, ठीक है। तो 17 कहता है डेफिनेशन क्या है, 18 कहता है कौन कौन कर सकता है, 19 कहता है थर्ड पर्सन करेगा, 20 कहता है रेफरी करेगा, 21 कहता है सिविल मैटर में एडमिशन किसके अगेंस्ट होगा, कौन करेगा, 22 कहता है क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का ऑरल एडमिशन किया जा सकता है, 22A कहता है क्या इलेक्ट्रिक डॉक्यूमेंट का ऑरल एडमिशन किया जा सकता है, और 23 कहता है कि सिविल मैटर में एडमिशन क्या बोलते हैं एडमिशन कब एडमिशिबल होगा, कब नहीं होगा। अब इसके बाद हमें सेक्शन 31 पढ़ना पड़ता है क्योंकि पहले वो खत्म करना पड़ता है। तो इन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि आपने एडमिशन किया तो उस एडमिशन को हमेशा के लिए ही स्वीकार करके सजा दे दी जाए। वैसे तो CPC ऑर्डर नंबर 12 रूल नंबर 6 कहता है कि एडमिशन के भी यहाँ पर जजमेंट दिया जा सकता है, बट ये कोर्ट का डिस्कशन पा रहे। तो सेक्शन 31 कहता है कि देखो एडमिशन कंक्लूसिव प्रूव नहीं है, उससे एडमिशन केस का मतलब ये नहीं कि उसको सजा दी जाए, तो एडमिशन कंक्लूसिव प्रूव नहीं है, बट वो एस्टोपल करती है। इसका मतलब यानी एक बार जो तुमने कह दिया वो फाइनल है, माना कि वो एविडेंस में एडमिशन हो या नहीं, लेकिन अब तुम उसको डिनाई नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं कंक्लूसिव। तो क्या डिनाई नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं एस्टोपल। क्या कहता है देखो, admission not conclusive proof but may be stopped, admission are not a conclusive proof of the matters admitted but they may operate as estoppel under the provision of hereinafter content। क्या कहा, स्वीकृत विषयों के निश्चय सबूत नहीं है किंतु एसेशन पश्चात अंतर्विषय संबंधों के अधीन उपबंध के रूप में प्रवर्तित हो सकती है। तो ये आपका प्री प्लस मेन का क्वेश्चन है, बहुत सारे इसमें बनते हैं क्वेश्चन टाइप ऑफ लिखा है। जब एग्जाम में आएगा तो यहाँ अलग से टाइप नहीं दिए हुए पर अपने टाइप लिखे हैं, तो आपके क्योंकि देखो आप RPC का एग्जाम देने जा रहे हैं, बस सिर्फ बैरेक तो काम नहीं आएंगे, तो आपको एक्स्ट्रा बातें भी वहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी कि सिर्फ सिविल मैटर में लागू होती हैं या क्रिमिनल में भी होती हैं, कब नहीं होती, ये सब बैरेक में नहीं है। बट RPC की जो टीचर जो होंगे कॉपी चेक करने वाले वो कॉलेज के लेक्चरर होंगे, और कॉलेज के लेक्चर को केवल बैरेक नहीं चाहिए होता है, ठीक है, इसलिए वहाँ एक्स्ट्रा बातें भी आपको लिखनी होती हैं। तो इस तरह से हम लोगों के APO की प्री प्लस मेन की क्लासेस चल रही है। अब तो काफ़ी क्लासेस हो चुकी है, तो अब जो जितना भी हमने पढ़ा वो आपको रिकॉर्डिंग में मिलेगा। हम लोग बिल्कुल ऐसे रीडिंग करते हैं, जैसे भी विनय कर रहा था, मैं कर रही थी, तो हिंदी में वो कर लेते हैं, इंग्लिश में मैं कर लेती हूँ। रीडिंग इसलिए करते कि वैसे तो आपको पूरा समझ में आ गया जो मैंने पढ़ाया, आप 2 बार वीडियो देखो कर लोगे, पर रीडिंग कई बार इसलिए कराते थे कि थोड़ा टफ लैंग्वेज होती है, तो एटलीस्ट आप अंडरलाइन कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोगों की APO की क्लासेस चल रही है, जहाँ पे अभी रिमेनिंग हमारे थोड़े से सब्जेक्ट बच्चे में ज़्यादा है नहीं, बाकी जो अब तक सब्जेक्ट होंगे वो रिकॉर्डिंग हो गई। तो आप APO की क्लासेस के बारे में अधिक जानकारी के लिए मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, काफ़ी स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं। अब जो पहले हो गए वो रिकॉर्डिंग ही मिलेगी, और जो रनिंग क्लासेस है आप उसको लाइव भी अटेंड कर सकते हो। जैसे ही लाइव क्लास खत्म होती है हाथों हाथ ही में वीडियो अपलोड हो जाता है। कोशिश हमारी हमेशा ये रहती है हैंड टू हैंड, क्योंकि 2 वे कम्युनिकेशन रहता है और 2 वे प्रोसीडिंग रहती है। इसी समय ऑनलाइन क्लास के लाइव बच्चे बैठे हैं, यही ऑफलाइन के बच्चे बैठे हैं, और हाथों हाथ हैंड टू हैंड ये रिकॉर्ड होती रहती है, साथ ही चलता रहता है, ठीक है। तो क्लासेस के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।